जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्वामी विवेकानंद स्टडी क्लासेज भाटपरानी की यूट्यूब चैनल SVN एजुकेशन में। दोस्तों, हम सभी सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख स्थलों की विशेषताओं के बारे में विस्तृत जानकारी लेंगे। दोस्तों, हम आपको पिछले वीडियो में स्पष्ट बता चुके हैं कि सिंधु सभ्यता को सिंधु सभ्यता क्यों कहा जाता है। तो आप सब लोग जानते होंगे, दुनिया के अधिकांश सभ्यताओं का उद्गम या विकास या दुनिया की अधिकांश सभ्यताएं किसी न किसी नदी के किनारे ही फली फूली थी। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मिस्र की सभ्यता का नाम सुने होंगे। मिस्र की सभ्यता का उद्गम नील नदी के किनारे हुआ था। उसी प्रकार दजला और फरात नदियों के बारे में जानते होंगे। दजला और फरात दोनों नदियों के बीच में मेसोपोटामिया सभ्यता का उद्गम हुआ था। उसी प्रकार आप चीन की सभ्यता का नाम जानते होंगे। चीन की सभ्यता का उद्गम पीली नदी या येलो नदी के किनारे हुआ था। उसी प्रकार जो भारत की सभ्यता है, जो भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता कहलाती है सिंधु सभ्यता, सिंधु सभ्यता का उद्गम भी सिंधु नदी के किनारे हुआ था। कन्फर्म हो गया। सबसे पहली चीज़, सिंधु सभ्यता भारतीय उपमहाद्वीप की सबसे प्राचीन सभ्यता है। और आप सब लोग जानते होंगे, सबसे पहली बार चार्ल्स मैनसनर का नाम सुनेंगे। चार्ल्स मैनसनर ने हड़प्पा नामक स्थान पे एक प्राचीन सभ्यता दबे होने की बात कही थी 1826 ईस्वी में। ये बात हम अपने पिछले वीडियो में स्पष्ट बता चुके हैं। आप ये भी जानते होंगे, आपको हमारे द्वारा स्पष्ट बताया गया है कि एलेक्जेंडर कनिंघम ने उस क्षेत्र का दौरा भी किया था। दौरा करके एक खाका भी तैयार किया गया था। ठीक है, उनके द्वारा एक खाका तैयार किया गया था। और आप जानते होंगे, वही एलेक्जेंडर आगे चल के भारतीय एक अधिकारी थे, भारतीय एक अंग्रेज अधिकारी थे। उन्हीं के द्वारा भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना की गई। यही रीजन है कि भारतीय पुरातत्व का जनक किसे माना जाता है। तो आप स्पष्ट बताते हैं, भारतीय पुरातत्व का जनक एलेक्जेंडर कनिंघम को माना जाता है। अब तो ये क्लियर हो गया होगा कि क्यों माना जाता है भारतीय पुरातत्व का जनक एलेक्जेंडर कनिंघम को। क्योंकि 1861 में एलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा ही भारत में भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना की गई थी। आगे चल के आप सब लोग जानते होंगे, आगे चल के 1921 ईस्वी में 1921 ईस्वी में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के अध्यक्ष कौन बने? जॉन मार्शल बने। ठीक है, तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के अध्यक्ष जॉन मार्शल बने। और जॉन मार्शल के दिशा निर्देश में जो भारतीय शोधकर्ता थे दयाराम साहनी के द्वारा हड़प्पा नामक स्थान में पहली बार खुदाई की गई। खुदाई करने के बाद मालूम चला कि वास्तव में यहाँ पे एक प्राचीन सभ्यता बसी हुई थी। कन्फर्म हो गया। उसी प्रकार क्रमबद्ध तरीके से अलग अलग जगहों पे खुदाई चिन्हित करके अलग अलग जगहों पे खुदाई होने लगा। और अलग अलग सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत अलग अलग नगर प्राप्त होने लगे। ठीक है, आप जानते होंगे, हम पिछले वीडियो में सिंधु सभ्यता के अंतर्गत जितने भी प्रमुख स्थल प्राप्त हुए थे उन प्रमुख स्थलों के बारे में जिक्र भी किए थे। उनका हम नाम भी बोले थे, नाम भी बताए थे और बोर्ड पे हमारा द्वारा लिखा भी गया था। उन्हीं प्रमुख स्थलों के बारे में आज हम लोग विस्तृत चर्चा करेंगे। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिए। आज बहुत सारी हम जानकारी देने वाले हैं और जो भी जानकारी देंगे वो एग्ज़ाम से रिलेटेड होगा और आपको स्वाभाविक है आने वाले समय में बहुत फ़ायदा होने वाला है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। हड़प्पा, सबसे पहली चीज़ हड़प्पा। अभी हमारे द्वारा बताया गया कि हड़प्पा नामक जगह की खोज दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में की थी। तो दयाराम साहनी ने की थी, यानी दयाराम साहनी के द्वारा खुदाई किया गया था। इन्हीं के दिशा निर्देश में इन्हीं के द्वारा खुदाई किया गया था। लेकिन इनके ऊपर जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के जो अध्यक्ष थे वो जॉन मार्शल थे। जॉन मार्शल के दिशा निर्देश में, जॉन मार्शल के नेतृत्व में दयाराम, भारतीय जो शोधकर्ता थे दयाराम साहनी द्वारा सर्वप्रथम 1921 में हड़प्पा नामक स्थान की खुदाई की गई थी। अब ये जानते हैं कि वर्तमान समय से कंपेयर कराया जाए तो हड़प्पा वर्तमान समय में कहाँ पे है? तो हड़प्पा वर्तमान समय में पाकिस्तान में एक पंजाब प्रांत है। आप लोग ये सोचेंगे तो ये तो भारत में पंजाब प्रांत है, लेकिन पाकिस्तान में भी एक पंजाब है। जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था, तो आप जानते होंगे भारत में जो पंजाब क्षेत्र था, तो बंटवारे के दौरान पंजाब का कुछ हिस्सा पाकिस्तान में चला गया। कन्फर्म हो गया। तो आप कह सकते हैं पाकिस्तान में भी पंजाब है। ठीक है, तो हड़प्पा जानते होंगे सभी लोग। ये पूछा जाता है कि वर्तमान समय में हड़प्पा
कहाँ पे है तो ऑप्शन के अनुसार मार्किंग किया जाता है या ऑप्शन के अनुसार लोकेशन बताया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जान लीजिए कि हड़प्पा आपका पाकिस्तान में एक पंजाब प्रांत है। चूँकि हम यहाँ पे लिखे नहीं हैं लेकिन आप लोग सुन के भी तैयार कर सकते हैं। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मोंटगोमरी जिले में स्थित है। तो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मोंटगोमरी जिले में स्थित है। और ये हड़प्पा किस नदी के किनारे बसा हुआ था? तो ये हड़प्पा रावी नदी के किनारे बसा हुआ था। ठीक है, रावी नदी के किनारे बसा हुआ एक प्रमुख स्थल था। ये बहुत बार पूछा गया, यहाँ तक कि यूपीएससी में बहुत बार पूछा गया कि हड़प्पा किस नदी के किनारे बसा हुआ था? तो हड़प्पा रावी नदी के किनारे बसा हुआ था। बहुत सारे बच्चे मार्किंग गलत कर देते हैं, सिंधु नदी मार देते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत जो प्रमुख स्थल है हड़प्पा है और हड़प्पा आपका सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ था। ऐसा नहीं है, अभी हम आपको स्पष्ट बताए हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता सिंधु नदी के किनारे और सिंधु नदी की सहायक नदियों के किनारे भी बसी हुई थी। कन्फर्म हो गए? ठीक है ना। तो जितने भी नगर मिले हैं सारे नगर सिंधु नदी के किनारे नहीं, सिंधु नदी के सहायक नदियां हैं, उन नदियों की भी सहायक नदियां हैं तो उनके किनारे भी मिल सकते हैं। ठीक है, तो कंफर्म हो गया हड़प्पा आपका रावी नदी के किनारे बसा हुआ था। ठीक है, आते हैं सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर या सबसे प्रमुख नगर के बारे में या प्रमुख स्थल के बारे में। तो देखते हैं, सबसे प्रमुख स्थल मोहनजोदड़ो है। कन्फर्म हो गए? यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं तो आप लोग ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहली चीज आपके एग्जामों में कभी कभी पूछ देता है कि मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है? तो मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मुर्दों का टीला या मृतकों का टीला या भूतों का टीला या प्रेतों का टीला। देखिए एक ही शब्द के कितने अर्थ हैं। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो मृतकों का टीला या प्रेतों का टीला या भूतों का टीला भी बोलते हैं। कन्फर्म हो गए? और आप सब लोग जानते होंगे कि मोहनजोदड़ो सिंधु सभ्यता का सबसे प्रमुख और सबसे बड़ा नगर था। कन्फर्म हो गए? इसकी खोज राखल दास बनर्जी द्वारा 1922 में की गई। इसकी खोज किसके द्वारा की गई पूछा जाता है? राखल दास बनर्जी द्वारा 1922 ईस्वी में की गई। और यही मोहनजोदड़ो वर्तमान समय से कंपेयर कराया जाए तो कहाँ है? तो वर्तमान समय से कंपेयर कराया जाए तो पाकिस्तान में एक सिंध प्रांत है। पाकिस्तान के सिंध प्रांत के किस जिले में? लरकाना जिले में स्थित है। ये पूछा जाता है, ध्यान दीजिएगा बाबू। तो पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में स्थित है। और किस नदी के किनारे स्थित है? तो यह सिंधु नदी के किनारे स्थित है। किस नदी किनारे? सिंधु नदी के किनारे स्थित है। कन्फर्म हो गए? आप लोग हम साइड में हो जाएंगे तो पूरे बोर्ड का शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिएगा या मतलब आप इसको नोट भी कर सकते हैं, क्योंकि जितना भी हम यहाँ पे मैटर नोट किए हुए हैं सारा एग्जाम से रिलेटेड है और बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, एक भी इसमें ऐसा लाइन नहीं है जो एग्जाम से रिलेटेड न हो। ठीक है, तो आप लोग इसको शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं मोहनजोदड़ो से जो महत्वपूर्ण अवशेष मिले थे उसको जान लेते हैं। तो आप सब लोग जानते होंगे मोहनजोदड़ो से विशाल स्नानागार मिला था। क्या मिला था? विशाल स्नानागार मिला था। अब इस स्नानागार की बात करें तो लगभग 12 मीटर ये क्या था? 12 मीटर लंबा था। और इसकी चौड़ाई की बात करें तो इसकी चौड़ाई लगभग 7 मीटर चौड़ा था। और गहराई की बात करें तो 2.5 मतलब लगभग। ठीक है, ये गहरा था। तो देखिएगा यहाँ से यानी मोहनजोदड़ो से विशाल स्नानागार मिला था। विशाल स्नानागार आज के समय में हम स्विमिंग पूल बोल सकते हैं। ठीक है, तो विशाल स्नानागार की जो लंबाई थी 12 मीटर लंबा था और लगभग 7 मीटर ये चौड़ा और लगभग आपका 2.5 मीटर गहरा था। ठीक है, और सबसे बड़ी इमारत की बात की जाए तो मोहनजोदड़ो से सबसे बड़ी इमारत आपका अन्नागार मिली थी। अन्नागार, इससे ये साबित होता है कि हड़प्पा सभ्यता में खेती भी होती थी, यानी सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत तमाम फसलों की खेती होती थी, जो हम आगे चल के बताए थे। क्योंकि यहाँ से विशाल अन्नागार मिला। अन्नागार का मतलब होता है गोदाम, जहाँ पे अनाज को भंडारित किया जाता है। कन्फर्म हो गए? और भी आप लोग जानते होंगे
कि मोहनजोदड़ो से एक आपका नृत्य करती हुई कांसे की मूर्ति मिली थी। सबसे ज़्यादा ये पूछा जाता है। तो नृत्य करती हुई मतलब डांसिंग स्टाइल में नृत्य करती हुई स्थिति में कांसे की मूर्ति मिली है, सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। जब भी आपसे पूछा जाता है कि नृत्य करती हुई या डांसिंग स्टाइल में कांसे की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई थी, तो कांसे की मूर्ति आपका मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई थी। कन्फर्म हो गया। आगे देखते हैं कालीबंगा, तीसरा जो प्रमुख स्थल है किसके अंतर्गत, सिंधु सभ्यता के अंतर्गत तीसरा प्रमुख स्थल है कालीबंगा। ठीक है, सबसे पहली चीज कालीबंगा का अर्थ होता है या कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ होता है काले रंग की चूड़ी। ठीक है, शाब्दिक अर्थ समझ गए हैं तो आगे बढ़ते हैं। देखिए कालीबंगा नामक स्थल की खुदाई किसके द्वारा हुई थी, अमलानंद घोष के द्वारा हुई थी। कब हुई थी, 1953 से 60 के बीच में। इसमें समय लगा था इस पूरे स्थल को खोजने में या पता लगाने में या अवशेष खोजने में या पूरा खुदाई करने में 1953 से 1960 का समय लग गया था। कन्फर्म हो गया। तो ये कालीबंगा वर्तमान समय से कंपेयर कराया जाए तो कहाँ पे स्थित था, तो भारत का जो वर्तमान समय में राजस्थान राज्य है, राजस्थान में घग्गर नदी के किनारे स्थित था। कहाँ स्थित था, राजस्थान में घग्गर नदी के किनारे स्थित है, ये पूछा जाता है। तो यहाँ से 2 क्वेश्चन आप लोग तैयार कर सकते हैं। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, काले रंग की चूड़िया, और इसकी खोज किसके द्वारा की गई थी, अमलानंद घोष के द्वारा 1953 से 60 के बीच में की गई थी। और वर्तमान समय में आपका कालीबंगा कहाँ स्थित था, तो वर्तमान समय में जो भारत का राजस्थान है, राजस्थान में घग्गर नदी के किनारे स्थित था। इसी क्रम में हम आगे आते हैं रोपण आप सभी लोग जानते होंगे, यहाँ से भी क्वेश्चन आता है। रोपण की खोज यज्ञदत्त शर्मा द्वारा 1953 टू 54 में किया गया था। यज्ञदत्त शर्मा द्वारा 1953 टू 54 में किया गया था। और ये रोपण वर्तमान लोकेशन से देखा जाए या वर्तमान समय के अनुसार कंपेयर कराया जाए तो भारत के पंजाब राज्य में सतलज नदी के किनारे बसा हुआ था। ठीक है, और यहाँ से बहुत सारे अवशेष मिले हैं। बहुत सारे अवशेषों में सबसे महत्वपूर्ण अवशेष तांबे की कुल्हाड़ी है। आप सभी लोग जानते होंगे तांबे की कुल्हाड़ी है। आप लोग सोचेंगे कि तांबे का खोज उस समय तक हो गया था कि नहीं, तो आप जानते होंगे एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि सर्वप्रथम या सबसे पहली बार मानव द्वारा कौन सी धातु खोजी गई थी, तो सर्वप्रथम मानव द्वारा तांबा खोजा गया था। तो बताइए, तो तांबा सबसे पहले खोज लिया गया था, तो ये तो सिंधु घाटी सभ्यता है। तो सिंधु घाटी सभ्यता में तांबा का इस्तेमाल हो रहा था। ठीक है, अब हम आते हैं रंगपुर। तो रंगपुर के बारे में जानते हैं। रंगपुर की खोज रंगनाथ राव ने 1953 टू 60 के बीच किया था। रंगपुर की खोज रंगनाथ राव ने 1953 टू 60 के बीच किया था। और ये रंगपुर वर्तमान समय अनुसार कहाँ है, तो वर्तमान समय के अनुसार आपका गुजरात है। भारत के गुजरात राज्य में है। और किस नदी के किनारे, मादर नदी के किनारे। और यहाँ से प्रमुख अवशेष में क्या मिला था, धान की भूसी के साक्ष्य मिले थे। क्या मिले थे, धान की भूसी के साक्ष्य मिले थे। तो इस बात से कंफर्म हो जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत कुछ स्थलों पर, जैसे मतलब रंगपुर में धान की खेती होती होगी। जब धान की खेती होती होगी तभी यहाँ पे धान के भूसी के साक्ष्य मिले हैं। इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं और आप लोग ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अगला जो हम लोग का स्थल है लोथल। यहाँ से बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। तो लोथल की खोज रंगनाथ राव, इसकी भी खोज रंगनाथ राव ने 1957 में किया था। और वर्तमान समय के अनुसार ये भारत के गुजरात राज्य में है। और किस नदी के किनारे बसा हुआ है, भोगवा नदी के किनारे बसा हुआ है। भोगवा नदी यहाँ पे गुजरात में आप सभी लोग जानते होंगे एक कठियावाड़ा जिला है। ठीक है, सोमनाथ मंदिर का नाम सुने होंगे। ठीक है, तो गुजरात के कठियावाड़ा जिले में भोगवा नदी के किनारे लोथल स्थित है। ठीक है, और आप सब लोग जानते होंगे यहाँ से जो महत्वपूर्ण साक्ष्य मिला है गोदीवाड़ा का मतलब होता है बंदरगाह यानी पोर्ट का नाम सुने होंगे। पोर्ट का नाम सुने होंगे, जहाँ पे पानी की जहाजें, बड़ी बड़ी जहाजें आके लगती हैं, माल लादा जाता है, उतारा जाता है। ठीक है, उसे उस समय गोदीवाड़ा बोलते थे, जिसका दूसरा नाम बंदरगाह यानी पोर्ट। ठीक है, तो एग्जामों में पूछा जाता है कि गोदीवाड़े का साक्ष्य सिंधु सभ्यता के किस स्थल से प्राप्त हुआ था, तो गोदीवाड़े का साक्ष्य सिंधु सभ्यता के लोथल से प्राप्त हुआ था। कंफर्म हो गया ना। ठीक है, तो
हम आगे बढ़ते हैं। जितना भी यहाँ पे हम चर्चा कर रहे हैं एग्जाम से रिलेटेड कर रहे हैं, वो वैसे तो आप सभी लोग जानते होंगे सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत अभी तक 1500 से अधिक स्थलों को खोजा जा चुका है, जिसमें से अधिकांश स्थल भारत में है और कुछ स्थल आपके पाकिस्तान में है और 1 या 2 स्थल आपके अफगानिस्तान में स्थित है। ठीक है, यह भारतीय उपमहाद्वीप वाला क्षेत्र था। कन्फर्म हो गया। तो यहाँ पे जितना है सिलेक्टेड है तो ध्यान दीजिएगा। आलमगीरपुर ये उत्तर प्रदेश के किसी भी एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, ये आप जानते होंगे सिंधु घाटी सभ्यता का पूर्वी छोर था। ये सिंधु घाटी सभ्यता का पूर्वी छोर था और उत्तर प्रदेश के अनुसार देखा जाता है तो उत्तर प्रदेश के ये पश्चिम साइड में स्थित है। लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता के अनुसार देखा जाए तो ये सिंधु घाटी सभ्यता का पूर्वी छोर था। इसकी खोज यज्ञदत्त शर्मा ने 1958 में किया था, यानी यज्ञदत्त शर्मा ने 1958 में किया था। वर्तमान समय के अनुसार यह उत्तर प्रदेश के मेरठ में स्थित है। वर्तमान समय में यह उत्तर प्रदेश के मेरठ में स्थित है, इसीलिए यह उत्तर प्रदेश के किसी भी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। अब आते हैं, देखते हैं यह किस नदी के किनारे फला फूला था, यानी इसका उद्भव हुआ था या यह नगर बसा हुआ था। तो हिंडन नदी के नाम सुने होंगे। ठीक है, हिंडन नदी के किनारे। कन्फर्म होगा ना। अब हम आते हैं बनावली के बारे में। बनावली, ठीक है, बनावली की खोज आर.एस. विष्ट का पूरा नाम होगा रविंद्र सिंह बिष्ट। तो आर.एस. बिष्ट द्वारा 1973 ईस्वी में किया गया था और यह देखा जाए तो भारत के हरियाणा राज्य में स्थित है। और किस नदी किनारे? रंगोई नदी के किनारे। किस नदी किनारे? रंगोई नदी किनारे। ठीक है, और आप सब लोग जानते होंगे यहाँ से जो महत्वपूर्ण अवशेष मिले थे, धावन पात्र मतलब धोने वाला पात्र मिला था। धोने वाला पात्र को अंग्रेजी में वाश बेसिन बोलते हैं। घरों में क्या होता है? वाश बेसिन होता है। उसी प्रकार आप जानते होंगे बनावली से आपका एक मकान में या कई मकानों में धावन पात्र मिले थे। इससे ये कन्फर्म हो जाता है कि उस समय धावन पात्र का इस्तेमाल किया जाता था। यानी आप जानते होंगे सिंधु घाटी सभ्यता एकदम उत्तम कोटि या हाईटेक, ठीक है, आज से भी ज़्यादा हाईटेक वाली सभ्यता थी। ठीक है, आगे चल के हम बताएंगे नगरों की विशेषताओं के बारे में या तमाम विशेषताएं बताएंगे तो वहाँ से मालूम चल जाएगा आप लोगों को। ठीक है, तो इसी क्रम में हम आगे आते हैं चन्हुदड़ों के बारे में जानते हैं। इसकी खोज एन.जी. मजुमदार ने की थी। चूहंदड़ों की खोज किसने की थी? एन.जी. मजुमदार ने 1931 ईस्वी में की थी और ये वर्तमान लोकेशन के अनुसार कहाँ है? पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है और किस नदी किनारे? सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ था। कन्फर्म हो गए। अब इसी क्रम में आते हैं सुरकोतदा के बारे में। सुरकोतदा की खोज जेपी जोशी ने 1954 में की थी। जेपी जोशी ने 1954 में की थी और आप सब लोग जानते होंगे यह एक तरफ से देखा जाए तो सिंधु घाटी सभ्यता का पश्चिमी छोर ही माना जाएगा। यह कच्छ गुजरात, कच्छ आप जानते होंगे अरब सागर यानी समुद्री इलाका है। मतलब ये देखा जाए तो गुजरात में कच्छ के पास स्थित था। ठीक है, कच्छ ये समुद्री इलाका अरब सागर से जुड़ा हुआ है और यहाँ से घोड़े की अस्थियाँ प्राप्त हुई थी। इससे ये साबित होता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान घोड़े का उपयोग किया जाता था, तभी तो घोड़े की अस्थियाँ मिली हैं। ठीक है, अब आते हैं बालाकोट के बारे में। ठीक है, बालाकोट बहुत चर्चित जगह है। तो बालाकोट की खोज आर.एस. बिष्ट मतलब वही रविंद्र सिंह बिष्ट के द्वारा 1974 से 1977 के बीच किया गया। और आप जानते होंगे सब लोग बालाकोट अरब सागर बलूचिस्तान, ये आपका सिंधु घाटी सभ्यता का पूरा पश्चिमी क्षेत्र है। ये पूरा का पूरा पश्चिमी क्षेत्र है। इसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता नहीं बसी थी। ठीक है, ये पश्चिमी अंतिम छोर है। तो अरब सागर बलूचिस्तान पाकिस्तान में स्थित है। ठीक है, तो बालाकोट पाकिस्तान में कहाँ स्थित है? बलूचिस्तान। और किसके किनारे? अरब सागर के किनारे। ठीक है, यहाँ से भवन निर्माण के लिए कच्ची ईंटों का प्रयोग मिला था। यहाँ से क्या मिला था? यहाँ से अवशेष के रूप में भवन निर्माण में कच्ची ईंटों का प्रयोग मिला था। चूँकि आप सब लोग जानते होंगे, ठीक है, कि सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत अधिकांश नगरों में या अधिकांश स्थलों में भवन बनाने में पक्की ईंटों का ही प्रयोग किया गया, लेकिन कुछ जगहों पे भवन बनाने के लिए कच्ची ईंटों का भी प्रयोग किया गया था। तो वही हमारे द्वारा बताया गया कि बालाकोट में भवन निर्माण के लिए कच्ची ईंटों का प्रयोग मिला है।
अब आते हैं जो यहाँ पे हमारा जो महत्वपूर्ण अंतिम स्थल है धौलावीरा। ठीक है, सबसे पहले चीज़ ये जानिए धौलावीरा शब्द का अर्थ क्या होता है। तो धौलावीरा शब्द का अर्थ होता है सफ़ेद कुआं। ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। धौलावीरा शब्द का अर्थ होता है सफ़ेद कुआं। ठीक है, और इसकी खोज आपका RS बिष्ट द्वारा और इनके सहयोगी थे BB लाल। ठीक है, दोनों लोगों के द्वारा 1990 से 1991 के बीच की गई। और ये भी आपका भारत के गुजरात राज्य के कच्छ वाले क्षेत्र में, भारत के गुजरात राज्य के कच्छ वाले क्षेत्र में, ये किसी नदी के किनारे नहीं होगा, क्योंकि जानते होंगे ये कच्छ वाला क्षेत्र खुद है आपका क्या है, अरब सागर का समुद्री किनारा है। ठीक है, और यहाँ से अवशेष के रूप में स्टेडियम का साक्ष्य मिलता है। यानी स्वाभाविक है यहाँ पे हो सकता है जानवरों का खेल या मतलब किसी न किसी प्रकार का मनोरंजन के तौर पे कोई ना कोई खेल होता होगा, तभी यहाँ से स्टेडियम का साक्ष्य मिला है। ठीक है, यानी सिंधु घाटी सभ्यता पूरा का पूरा एक तरह से विकसित और देखा जाए तो दुनिया में सबसे अग्रणीय सभ्यता थी। ठीक है दोस्तों, हम लोग इसके अगले वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, सिंधु सभ्यता की विशेषताओं में आर्थिक विशेषता, सामाजिक विशेषता, धार्मिक विशेषता और आप सब लोग जानते होंगे सिंधु सभ्यता के पतन के कारण के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो एक और मेरा सिंधु सभ्यता से एक और वीडियो होने वाला है जो अंतिम वीडियो होगा, जो सिंधु घाटी सभ्यता से जितनी भी जानकारी है बची हुई है हम अगले वीडियो में आपको कंप्लीट करा देंगे। और आप सिंधु घाटी सभ्यता से पार्ट 1 का वीडियो है, ये पार्ट 2 का वीडियो हो जाएगा, अगला वीडियो पार्ट 3 का वीडियो हो जाएगा। 3 वीडियो आप कंप्लीट देख लेंगे या 3 वीडियो आप सही से आप यहाँ से नोट्स बना लेंगे तो पूरा का पूरा सिंधु घाटी सभ्यता आपका तैयार हो जाएगा। और किसी भी एग्जाम में सिंधु घाटी सभ्यता से कोई भी प्रश्न आता है तो एक भी प्रश्न छूटेगा नहीं। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।